वेलकम बैक एवरीवन। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से रोशन सा स्टडी पॉइंट पर। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 11 ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 2, जो कि बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आज का जो ये चैप्टर है आप लोगों के लिए इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि आज आपको पता चलेगा जो हमारा ब्रह्मांड है, जो हमारा यूनिवर्स है, वो यूनिवर्स किस तरीके से डेवलप हुआ। हम सौर मंडल की बात करते हैं, हम सोलार सिस्टम की बात करते हैं, तो इसका डेवलप किस तरीके से ये बना हम जानेंगे। कि हमारी पृथ्वी, जो हमारा अर्थ है, जहाँ पे आप लोग रहते हो, उस अर्थ का, उस पृथ्वी का विकास किस तरीके से हुआ, उत्पत्ति किस तरीके से हुई। तो ये सारी चीजें ओवरऑल आज की इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं। तो एग्जाम के साथ साथ ये इंपॉर्टेंट तो है भी, लेकिन आपकी जीके के लिए, आपकी जनरल नॉलेज के लिए भी ये चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको आपकी पृथ्वी के बारे में, आपके ब्रह्मांड के बारे में, आपके यूनिवर्स, आपके सोलार सिस्टम के बारे में, स्टार के बारे में, चंद्रमा के बारे में, इन सारी चीजों के बारे में आपको छोटी छोटी चीजें आज जानने को मिलने वाला है। तो जितने भी बच्चे चैनल पर नए हैं, एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे और इस वीडियो को अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दे, ताकि उनकी प्रिपरेशन भी एग्जाम को लेकर बहुत अच्छे तरीके से हो जाए। ठीक है, तो आज हम जानने वाले हैं बेसिकली पृथ्वी की उत्पत्ति और विकास के बारे में। ये हमारे चैप्टर का नाम है, चैप्टर नंबर 2 क्लास 11th वाले बच्चों के लिए। ठीक है, तो शुरू करते हैं वीडियो को। पहले हम टॉपिक को देख लेते हैं कि कौन कौन से टॉपिक ऐसे हैं जिन्हें हमें आज की इस वीडियो में, आज की इस क्लास में कवर करना है। तो देखो यहाँ पे कुछ टॉपिक मेंशन किए गए हैं। ये कुछ ऐसे टॉपिक हैं जो हमारे बुक में दिए गए हैं जिन्हें हमें कवर करना है, और इसमें आपको सबसे ज्यादा फोकस किस टॉपिक के ऊपर करना है उसके ऊपर भी हम थोड़ी सी यहाँ पर बात करेंगे। यहाँ पे आप देखोगे क्या मेंशन किया गया है। सबसे पहले हमें जानना है पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित आरंभिक सिद्धांत, यानी कि जो हमारा जो अर्थ है, ठीक है, हमारे अर्थ का जो डेवलप यानी कि उत्पत्ति किस प्रकार से हुई है। तो इसके लिए जो थ्योरी दी गई है, कुछ परिकल्पनाएं हैं, कुछ अवधारणाएं हैं, उन सारी चीजों को हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहला हमारा टॉपिक रहने वाला है आज का पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित क्या आरंभिक सिद्धांत, यानी कि प्रारंभिक थ्योरीज की हम बात करेंगे। उसके बाद हम जानेंगे पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित आधुनिक सिद्धांत, जिसमें हम बिग बैंग थ्योरी के बारे में पढ़ेंगे कि हमारा जो पृथ्वी है, जो उसका विकास किस तरीके से हुआ। यानी कि दो थ्योरी हमें पढ़नी है। पहले में हम बात करेंगे नेबुला परिकल्पना के बारे में, ठीक है, यानी कि निहारिका परिकल्पना के बारे में। फिर हम जानेंगे आधुनिक सिद्धांत के अंतर्गत बिग बैंग थ्योरी के बारे में। उसके बाद हम जानेंगे कि स्टार फॉर्मेशन, द स्टार फॉर्मेशन, तारों का निर्माण कैसे हुआ, किन तरीकों से तारों का निर्माण हुआ है, ये सारी चीजें हम जानने वाले हैं। ग्रहों के निर्माण की हम बात करेंगे। जो आप प्लैनेट्स देखते हो, ठीक है, जो आप प्लैनेट्स देखते हो, सूर्य के चारों तरफ जो जितने भी हमारे प्लैनेट्स हैं, हमारे उपग्रह है, ठीक है, छोटे छोटे जो पिंड है, तो इन सब का निर्माण किस तरीके से हुआ, हमें इसके बारे में पढ़ना है। उसके बाद हम जानेंगे हमारे सौर मंडल का विकास, यानी कि सोलार सिस्टम का विकास किस तरीके से हुआ है। आप जानोगे, आपको पता होगा ये बात कि जो हमारी पृथ्वी है ये कहाँ पे है, तो ये भी हमारे सोलार सिस्टम के अंतर्गत आती है, हमारे सौर मंडल के अंतर्गत आती है। ठीक है, और उसके बाद हम पृथ्वी का उद्भव पढ़ेंगे, यानी कि किस प्रकार से जो ओरिजिन है, यानी कि जीवन की उत्पत्ति बेसिकली आप इसमें जानने वाले हो। स्थल मंडल का विकास हो गया, वायुमंडल का विकास हो गया, जल मंडल का विकास, और उसके साथ साथ जीवन की उत्पत्ति का जो चरण है, यानी कि पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति किस प्रकार से हुई, कौन कौन सी प्रोसेस, प्रक्रियाएं रही हैं जिसके कारण हम आज की जो पृथ्वी के बारे में जो जानते हैं, जैसे कि बहुत सारी हरियाली है, बहुत सारे लोग निवास करते हैं वर्तमान उसमें, तो आपको जीवन की उत्पत्ति के बारे में भी यहाँ पर पढ़ना पड़ेगा। तो ओवरऑल हम कहें तो आज की जो ये वीडियो है आप सभी बच्चों के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। ठीक है, तो शुरू करते हैं पहले टॉपिक के साथ, यानी कि प्रारंभिक अवधारणाओं को हम जानेंगे कि प्रारंभिक में अवधारणाएं, कौन सी अवधारणाएं दी गई, ठीक है, जिससे हम कह सकते हैं कि हमारी पृथ्वी का विकास कुछ इस तरीके से किया गया है। ठीक है, देखो, अब आप जब पृथ्वी की उत्पत्ति की बात करते हो, यानी कि आपको पता होगा जो हमारा सोलार सिस्टम है, ठीक है, पृथ्वी हमारा सौरमंडल के अंतर्गत आता है। अब सौरमंडल के अंतर्गत हमारा क्या आता है। देखो, अब आप कहोगे हमें पृथ्वी के बारे में जानना है तो हमें सौरमंडल के बारे में भी जानना होगा, ठीक है, क्योंकि हमारा पृथ्वी सौरमंडल के अंतर्गत आता है। सौरमंडल के अंतर जब हम सौरमंडल को जानने की कोशिश करेंगे तो वहां पे सूर्य आता है। ठीक है, अब सूर्य क्या है, उसका केंद्र है, सौरमंडल के केंद्र में सूर्य स्थित है। और आपको ध्यान रखना है कि सूर्य एक तारा है। क्या है, सूर्य भी एक तारा है। ठीक है, तो अब आप जानो कि पृथ्वी के संबंध, पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में प्रारंभिक अवधारणाएं क्या क्या, मतलब जो परिकल्पनाएं हैं,
अवधारणाएं हैं वो प्रारंभिक लोग मतलब किस प्रकार से रही होगी। तो इधर क्या कहता है, यहाँ से आपको एक पॉइंट के लिए एक क्वेश्चन मतलब 1 मार्क्स के लिए आपको एक लाइन यहाँ पे ध्यान रखना है क्या, कि देखो पृथ्वी की उत्पत्ति के संबंध में विभिन्न दार्शनिकों और वैज्ञानिकों ने अनेक परिकल्पनाएं प्रस्तुत की। देखो परिकल्पनाएं अवधारणाएं मतलब ऐसी चीजें होती है कि एक थ्योरी होती है कि मतलब उनको ऐसा लगता है कि पृथ्वी का विकास कुछ इस तरीके से किया गया होगा, लेकिन कोई अन्य भूगोलवेता अगर आएंगे और अगर उन्होंने इस थ्योरी को गलत कर दिया तो ये थ्योरी वहां पे समाप्त हो जाएगी। मतलब कि हम बोलते हैं ना कि एक अवधारणा है, सिर्फ एक बात है, मेरा मानना है कि पृथ्वी का विकास ऐसे हुआ, लेकिन जब कोई दूसरा आएगा और वो कहेगा कि आपकी थ्योरी गलत है, पृथ्वी का विकास कुछ इस तरीके से हुआ, तो मेरी थ्योरी यहाँ पे गलत हो जाएगी। यानी कि हमारे पास कोई बिल्कुल भी प्रूफ नहीं है कि पृथ्वी का विकास किस तरीके से हुआ है, ये बस एक थ्योरी है, एक परिकल्पना है। ठीक है, तो अनेक परिकल्पनाएं थी। इनमें से एक प्रारंभिक और लोकप्रिय मत किसका था, तो जर्मन दार्शनिक इमैनुअल कांट का था। तो यहाँ पे आप 1 मार्क्स के लिए इसको हाईलाइट करो कि प्रारंभिक, अगर आपके एग्जाम में पूछा जाए कि प्रारंभिक और लोकप्रिय मत पृथ्वी की विकास या पृथ्वी के उत्पत्ति के संदर्भ में प्रारंभिक जो परिकल्पना थी उसको कि सर्वप्रथम किसने दिया था, तो आप कहोगे इमैनुअल कांट ने दिया था। तो आपको यहाँ पर इमैनुअल कांट के बारे में अच्छे से ध्यान रखना है कि प्रारंभिक थ्योरी किसने दी थी, इमैनुअल कांट ने दी थी। अब इन्होंने क्या कौन सी परिकल्पना दी, तो नेबुला परिकल्पना, जिसको हम निहारिका परिकल्पना कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको ध्यान देना है निहारिका परिकल्पना क्या होती है। तो देखो निहारिका परिकल्पना में जब आप बात करोगे तो निहारिका क्या होता है, तो इसमें बहुत सारे मतलब आप जानोगे कि एक हाइड्रोजन और हीलियम और उसके साथ साथ गैसों का एक समूह। ठीक है, मतलब कि एक गैसों का समूह और एक धूल के जो कण होते हैं उसमें हाइड्रोजन और हीलियम जो पाया जाता है उसी को हम लोग निहारिका कहते हैं। यानी कि एक आप बोल सकते हो इसको कि असंख्य तारों का समूह भी आप इसको कह सकते हो। ठीक है, तो इस परिकल्पना के अनुसार पृथ्वी का उत्पत्ति, पृथ्वी का विकास कैसे हुआ कि 1796 में, यहाँ पे एक चीज यहाँ पे आपको हाईलाइट रखना है क्या, कि 1796 में गणितज्ञ लाप्लास, ठीक है, और इसका संशोधन प्रस्तुत किया जो निहारिका परिकल्पना नेबुलर हाइपोथेसिस के नाम से जानी जाती है। यानी कि इनके द्वारा जो थ्योरी दी गई थी इसमें लाप्लास ने क्या करा, अपने कुछ पॉइंट्स को और ऐड कर दिया। ठीक है, यानी कि जो लाप्लास थे वो कहते थे कि इमैनुअल कांट द्वारा जो थ्योरी दी गई है मैं उसका थोड़ा सा समर्थन करता हूं। ठीक है, तो ये चीज आपको दो चीजें यहां से याद रखनी है। पहली, प्रारंभिक परिकल्पना पृथ्वी के विकास, पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित किस व्यक्ति ने दी थी, तो आप कहोगे इमैनुअल कांट ने। दूसरा अगर आता है कि निहारिका परिकल्पना किस व्यक्ति ने दी थी, तो यह भी आप कह सकते हो 1796 में गणितज्ञ कौन थे, लाप्लास। इन्होंने क्या करा था, मतलब इमैनुअल कांट की जो थ्योरी थी उसी में थोड़े से पॉइंट को और ऐड कर दिया था। मतलब ये कहते थे कि मैं इस कथन मतलब ये जो थ्योरी है मैं उससे बिल्कुल संबंधित हूँ। तो यहाँ पे आपको ये चीजें थोड़ी सी ऐड कर देनी है। और इस परिकल्पना के अनुसार ग्रहों का निर्माण धीमी गति से घूमते हुए पदार्थों के बादल से हुआ जो कि सूर्य की युवा अवस्था से संबंधित थे। देखो ये जो थ्योरी थी, ये जो अवधारणा थी, ये जो परिकल्पनाएं आप देख रहे हो, इनके अनुसार क्या था, जो हमारे ग्रह है, जो हमारे प्लेनेट है, उनका जो निर्माण है धीमी गति से घूमते हुए पदार्थों के बादल से हुआ था। अब ये बादल कौन से हैं, तो इस बादल में आपको बताना है कि निहारिका में आपने क्या जाना था कि बहुत सारे गैस थे, ठीक है, गैसेस थे और बहुत सारी धूल के कण थे और उन गैसेस में क्या था, तो हाइड्रोजन और हीलियम बहुत मतलब अत्यधिक अवस्था में थी। ठीक है, तो उन्हीं का एक बादल था, मतलब उन्हीं सारी चीजों से एक बादल का निर्माण हुआ था जो ये बताता है क्या, कि जो ग्रहों का निर्माण है वो धीमी गति से घूमते हुए एक बादल के रूप में हुआ था। ठीक है, और उस बादल में कौन कौन सी चीजें आ जाएगी, तो आप कहोगे हाइड्रोजन और हीलियम के जो गैसेस थे उनके कण हो गए। ठीक है, जो उसके डस्ट के जो पार्टिकल्स थे, जो धूल के कण थे, वो सारी चीजें इसमें एड ऑन कर सकते हो आप। ठीक है, उसके बाद इसी में अब आगे आप आओगे तो 1900 में, ठीक है, 1900 में चैम्बरलेन और मोल्टन के द्वारा कोई तर्क दिया गया। अब इनका तर्क क्या था कि ब्रह्मांड में एक भटकता हुआ तारा, यानी कि वॉन्डरिंग स्टार आप कह सकते हो। ठीक है, यानी एक ऐसा ही भटकता हुआ तारा है। ठीक है, अब उस अन्य तारे ने सूर्य के पास से गुजरा और गुजरने के बाद सौर सतह से सामग्री के रूप में शिगार के आकार का विस्तार, मतलब उस चीज को उसने अलग किया। अब आपको समझना है क्या कि 1900 में चैम्बरलेन और मोल्टन ने एक तर्क दिया। ठीक है, उनके द्वारा तर्क में क्या कहा गया, ये जो आप सन देख रहे हो, ये जो सूर्य देख रहे हो आप, इसके पास से एक भटकता हुआ तारा पास से जाता है, जैसे इस तरीके से, ये इस तरीके से निकला। और आपको पता होगा कि आपने
लॉ ऑफ ग्रेविटी के बारे में पढ़ा होगा, गुरुत्वाकर्षण का नियम पढ़ा होगा कि जब भी कोई वस्तु, जब एक भारी वस्तु और एक हल्की वस्तु आपस में संपर्क में आती है और तो वो क्या होती है, उसके कुछ पार्टिकल्स को अपनी ओर आकर्षित कर लेती है। ये पूरे यूनिवर्स का लॉ है, ठीक है। आपने क्लास साइंस वगैरह में पढ़ा होगा ग्रेविटी के बारे में, गुरुत्वाकर्षण का नियम। तो यहाँ पे इन्होंने क्या कहा कि इनका तर्क था कि एक सूर्य के पास से एक भटकता हुआ तारा निकला और इस भटकते हुए तारे ने जो सूर्य के जो कुछ पार्टिकल्स थे, जो धूल के कण थे, कुछ डस्ट थे, ठीक है, उसको क्या हुआ, इन्होंने अपनी ओर आकर्षित किया। अभी जो तारा था भटकता हुआ, ये तो आगे निकल गया, लेकिन इन्होंने शिकार के रूप में, मतलब शिकार आपने देखा होगा पिक्चर वगैरह में, तो उस शिकार के रूप में जो इसके पार्टिकल्स थे, ये पार्टिकल्स क्या हुए, आगे चलकर, मतलब ये तारा निकल गया और ये पार्टिकल्स इसी तरीके से, ठीक है, तो इसके चारों ओर एक निश्चित कक्षा में ये लोग घूमने लग गए। यानी कि पार्टिकल्स क्या हुआ कि एक छोटे छोटे पार्टिकल्स के रूप में, ठीक है, एक निश्चित कक्षा में ना घूमने लग गए, ठीक है। जिस तरीके से हमने कहा कि सोलार सिस्टम का हमारा डेवलप, इस तरीके से आप कह सकते हो इसको, ठीक है। इतना सभी को क्लियर है कि चैम्बरलेन और मोल्टन ने क्या कहा कि भाई एक भटकता हुआ तारा आया, उस भटकते हुए तारे ने क्या करा, सूर्य के बिल्कुल पास से वो तारा निकलता है और वो जो तारा होता है, सूर्य के जो पार्टिकल्स होते हैं उसको अपनी ओर आकर्षित करता है और ये तारा आगे की ओर निकल जाता है। लेकिन ये जो पार्टिकल्स है, ये पार्टिकल्स इधर घूमने लग जाते हैं, ठीक है। ये पार्टिकल्स घूमने लग जाते हैं और यही पार्टिकल्स जो है, मतलब छोटे छोटे पार्टिकल्स आगे चलकर, सबसे पहले इसको हम ग्रहाणु कहेंगे। क्या कहेंगे? ग्रहाणु। मतलब छोटे छोटे पार्टिकल्स क्या, एक ग्रहाणु के रूप में, फिर वो ग्रहाणु आगे चलकर ग्रह के रूप में निकले और कुछ उसमें से उपग्रह बने, कुछ आगे चलकर छोटे छोटे पिंडों के रूप में विभाजित हो गए। तो आपको ध्यान रखना है क्या कि चैम्बरलेन और मोल्टन का क्या तर्क दिया गया था कि सूर्य के पास से, हमारा सूर्य जो है, इसके पास से एक तारा निकलता है और ये तारा क्या करता है, सूर्य के जो पार्टिकल्स होते हैं, जो धूल के कण होते हैं, जो गैसेस होते हैं, उन गैसेस को क्या करता है, अपनी ओर आकर्षित करते हुए निकल जाता है। यानी कि अगर मैं यहाँ पे हूँ तो मेरे पास से कोई निकलेगा तो मेरे जो पार्टिकल्स होंगे वो अपनी ओर आकर्षित करके उसको लेता हुआ जाएगा। लेकिन ये तारा तो आगे की तरफ निकल गया और इसके जो शिकार के रूप में जो पार्टिकल्स थे, यही पार्टिकल्स आगे चलकर क्या हुए, सूर्य के चारों ओर एक निश्चित कक्षा में विराजमान हो गए और छोटे छोटे पार्टिकल, छोटे छोटे जो धूल के कण थे, वही कण क्या हुए, आगे चलकर आपके ग्रहाणु का रूप ले लेते हैं और वही ग्रहाणु आगे चलकर, मतलब एक ग्रहाणु दूसरे ग्रहाणु से मिलकर एक ग्रह का निर्माण, इस तरीके से इन्होंने क्या करा, इसके कक्षा में, जो निश्चित कक्षा में, इसके चारों ओर घूमने लग गए। यानी कि हमारा सोलार सिस्टम एक तरीके से यहाँ पर इंक्रीज हुआ, मतलब डेवलप हुआ। तो आपको ध्यान देना है कि हम पृथ्वी की बात कर रहे थे, तो पृथ्वी कहाँ, हमारे सौरमंडल के अंतर्गत आता है। हमारे सौरमंडल के, अब पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में हम पढ़ेंगे तो हमें सौरमंडल को जानना होगा। हमने सौरमंडल को जाना, सौरमंडल के केंद्र में कौन स्थित है, तो सूर्य स्थित है। तो सूर्य क्या है, सूर्य एक तारा है, ठीक है। और उसी सूर्य के चारों तरफ क्या मौजूद है, छोटे छोटे ग्रह मौजूद है, उपग्रह मौजूद है और उसके छोटे छोटे जो खगोलीय पिंड है, वो सारे उस सूर्य के चारों ओर विराजमान है। तो ये तर्क दिया गया हमारा चैम्बरलेन और मोल्टन के द्वारा सन 1900 में। इतनी बातें आपको यहाँ पर इस स्लाइड में आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अब देखो इसमें क्या कहता है कि इसके परिणाम स्वरूप तारे के गुरुत्वाकर्षण से सूर्य सतह से सिगार के आकार का कुछ पदार्थ निकलकर अलग हो गया, सूर्य से दूर चला गया, धीरे धीरे यह सूर्य के चारों तरफ घूमने लगा और धीरे धीरे संघनित होकर ग्रहों के रूप में ये बदल गया। तो सोलार सिस्टम का हम डेवलप, अगर कोई आपसे पूछे कि सोलार सिस्टम जो आपका सौर मंडल है, उसका क्या, किस तरीके से उसकी उत्पत्ति हुई, तो आप आराम से बता दोगे, ठीक है। आप ये बताना कि सबसे पहले हम जानेंगे क्या, ठीक है, आप ये बताना सबसे पहले हम क्या जानेंगे कि हमारा जो सूर्य के पास से एक तारा निकलता है, यहाँ पे आप देख सकते हो ये तारा एक जा रहा है, ठीक है। तो इस तारे ने क्या करा, गुरुत्वाकर्षण का नियम तो आप सभी को पता होगा। तो इस तारे ने क्या करा, जो सूर्य की, मतलब एक भारी वस्तु और एक छोटी वस्तु जब आपस में एक संपर्क में आती है तो मतलब जो हल्की सी उसके जो अवशेष होते हैं उसको वो अपनी ओर आकर्षित कर लेती है। तो सूर्य के जो पार्टिकल्स थे, जो धूल के कण थे, जो गैसेस थे, उसको क्या करा, इस तारे ने सिगार के रूप में अपनी ओर आकर्षित किया और ये जो तारा था ये तो आगे की ओर निकल गया, लेकिन इसने जिस चीजों को अवशोषित किया था, जिस चीजों को मतलब इसने अपनी ओर आकर्षित किया था, यही चीजें, यही शिकार के रूप में जो पार्टिकल्स थे, आगे चलकर एक सूर्य की एक निश्चित कक्षा में क्या हुआ, उनकी निश्चित कक्षा में जाकर विराजमान हो गए। छोटे छोटे, मतलब छोटे छोटे जो आप कह सकते हो जो अवशेष थे, ग्रहाणु के रूप में पहले विकसित हुए, फिर वही ग्रहाणु, बहुत सारे ग्रहाणु मिलकर एक ग्रह का निर्माण किया, फिर उपग्रह, फिर उसके आसपास के जो खगोलीय पिंड थे, उन सारी चीजों का ही
डेवलपमेंट इस प्रकार से हुआ, तो आप इसको यहाँ पर याद रखोगे, ठीक है। तो ये तो प्रारंभिक अवधारणाएं थी, लेकिन आधुनिक अवधारणाएं भी दी गई, ठीक है। प्रारंभिक मतलब कि पहले की बात थी, ठीक है। पहले उन्होंने इस तर्क को दिया कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति, जो हमारा पृथ्वी है, उसका जो डेवलप मतलब जो उत्पत्ति है इस प्रकार से हुआ। लेकिन अब हम जानेंगे ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में। तो आपको ध्यान देना है कि जब हमारा यूनिवर्स का किस तरीके से उत्पत्ति हुआ, तो इसमें एक सिद्धांत दिया गया जिसको हम बोलते हैं क्या, हाँ, ये जो सिद्धांत था वो एडविन हबल द्वारा दिया गया था। तो आपको ध्यान में रखना है क्या, कि ये 1920 में दिया गया था एडविन हबल द्वारा, यानी कि बिग बैंग का सिद्धांत आप कह सकते हो, ठीक है। पूछ सकता है एग्जामिनर आपसे कि बिग बैंग का जो सिद्धांत था, जो बिग बैंग की जो परिकल्पना थी, वो किसके द्वारा दी गई थी, तो 1920 में दी गई थी एडविन हबल द्वारा, ठीक है। आपको ध्यान रखना है एडविन हबल द्वारा। ठीक है, एडविन हबल द्वारा आप ये थ्योरी दी गई थी, ठीक है, जिसको हम ब्रह्मांड का विस्तार परिकल्पना भी कहते हैं। एग्जामिनर एग्जाम में कुछ इस तरीके से पूछेगा कि ब्रह्मांड का विस्तार परिकल्पना किसके द्वारा और कब दिया गया था, तो 1920 में दिया गया था, एडविन हबल द्वारा दिया गया था, ठीक है, जिसको हम बिग बैंग थ्योरी भी कहते हैं। यानी कि ये किससे संबंधित है, तो ये हमारे ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित है, ये आपको ध्यान रखना है। तो इन्होंने क्या कहा कि इसकी एडविन हबल द्वारा जो ये परिकल्पना थी, इनके अनुसार कि शुरू शुरू में सभी पदार्थ जिनसे ब्रह्मांड बना है अति छोटे एकाकी परमाणु के रूप में थे एवं एक ही स्थान पर स्थित थे, जिनका आयतन काफी सूक्ष्म था और तापमान भी काफी अधिक था। तो ये क्या कहते हैं कि आप जो अभी यूनिवर्स देख रहे हो, आप जो ब्रह्मांड आप देख रहे हो अभी वर्तमान में, तो ये ब्रह्मांड कैसा था, एक एकाकी परमाणु के रूप में था। यानी कि मैं कहूं कि ये जो पॉइंट है, हमारा जो ब्रह्मांड था कुछ इस तरीके से था, ठीक है, कुछ इतना सा ही हमारा ब्रह्मांड था, एकाकी परमाणु के रूप में था, ठीक है। और इनके अनुसार जो ब्रह्मांड जो है, हमारा जो यूनिवर्स है अभी भी, इसका विस्तार, ठीक है, विस्तार अभी भी हो रहा है, ठीक है, इनके अनुसार ये बात रखी गई थी। इस प्रक्रिया में छोटे गोलक में भीषण विस्फोट हुआ, इस विस्फोट से 1 सेकंड के बाद ब्रह्मांड का विस्तार हो गया। यानी कि समझिए आपको क्या समझना है यहाँ पे ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित, कि जिसको हम सिंगुलैरिटी का मतलब वो सिंगुलैरिटी का वो भी कहते हैं थ्योरी, ठीक है। इसमें इन्होंने क्या कहा, ये देखिए यहाँ पे मैं मेंशन कर देता हूँ, ये जो पॉइंट आप देख रहे हो, ठीक है, ये जो पॉइंट है ये एक एकाकी परमाणु है। क्या है, एकाकी परमाणु के रूप में था सबसे पहले हमारा ब्रह्मांड। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, इसमें ना विस्तार इसका होने लग गया, यानी कि फैलाव, इसका फैलाव धीरे धीरे होने लग गया। अब इसका फैलाव किस तरीके से होने लग गया, अब देखो ये जो एकाकी परमाणु है, इसका जो आकार था बहुत ही सूक्ष्म था। क्या था, इसका आकार बहुत ही सूक्ष्म था, और लेकिन वहां का जो टेम्परेचर था बहुत ज्यादा हाई था। इसका आकार सूक्ष्म है, इसका जो आयतन है, ठीक है, आयतन काफी सूक्ष्म है, और तापमान जो था वो काफी अधिक था। अब इस एकाकी परमाणु का, ये तो बहुत ज्यादा बड़ा हो गया है, वैसे बहुत छोटा पॉइंट था। आप मान के चलो हमारा ब्रह्मांड इस तरीके से आया था, ये पॉइंट मैंने बना दिया, ये हमारा ब्रह्मांड था। लेकिन इसके आसपास का जो एरिया था, इसके आसपास का जो टेम्परेचर था वो बहुत ज्यादा हाई था, लेकिन एकाकी परमाणु का जो आकार था बहुत सूक्ष्म था। तो उसके कारण क्या हुआ, विस्फोट की घटना घटित हुई, ठीक है। जब आप देखोगे कि किसी भी चीज का आयतन बहुत सूक्ष्म होगा और उसके आसपास जब आपको उसके आसपास का जो टेम्परेचर हाई होगा, तो क्या होगा, वो ब्लास्ट करेगा। अब ब्लास्ट करने के बाद इसका क्या हुआ, विस्तार हुआ, ठीक है, इसका विस्तार हो गया। अब जब यहाँ पे आप देखोगे आकाश गंगाएं आपको नजर आ रही होगी, ठीक है, यहाँ पे कुछ आकाश गंगाओं के बारे में आपने देखा, कुछ आकाश गंगाएं आपको दिख रही होगी, ठीक है। तो जब इसका विस्तार हुआ तो यहाँ पे बहुत सारी आकाश गंगाओं का भी निर्माण हुआ, ठीक है, और आकाश गंगाओं के बीच की दूरी भी बढ़ती चली गई, ठीक है। तो ये चीजें आपको यहाँ पर छोटी सी बातें हैं जो आपको यहाँ पर अपनी ध्यान में रखना है, ठीक है। देखो क्या कहता है कि इस प्रक्रिया में छोटे गोलक में भीषण विस्फोट हुआ, इस विस्फोट में 1 सेकंड के बाद ब्रह्मांड का विस्तार हुआ, और यह घटना आज से 13.7 अरब वर्ष पहले की थी। तो ये आपको ध्यान रखना है, एग्जाम में आ सकता है कि बिग बैंग की जो थ्योरी है, जो परिकल्पना है ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित, तो कितने वर्ष पुरानी है, तो 13.7 अरब वर्ष पुरानी है। बिग बैंग से 3 लाख वर्षों के दौरान तापमान 4500 डिग्री केल्विन तक गिर गया था, ठीक है। तो ये चीजें, छोटी चीजें आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो मैंने आपको क्या कहा कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति को लेकर ये क्या कहते हैं, एडविन हब्बल द्वारा दिया गया था 1920 में। इन्होंने क्या कहा
कि जो पहले जो हमारा ब्रह्मांड था एक एकाकी परमाणु के रूप में था, एकाकी परमाणु के रूप में था, और उसका जो आकार था बहुत ही ज्यादा सूक्ष्म था, उसका आयतन बहुत ही ज्यादा छोटा सूक्ष्म था, उसके आसपास का टेम्परेचर हाई था। अब जिस कारण से वहां पे भीषण विस्फोट हुआ और उसका जो विस्तार है वो विस्तार काफी फैल गया, और जिसमें आकाश गंगाओं के बारे में बात की गई है। अभी मैं बताऊंगा आपको कि आकाश गंगाएं होती क्या है, ठीक है। आप इस चीज को ऐसे समझ सकते हैं, जब आप एक प्लास्टिक की बोतल में आलू बम डालते हैं, ठीक है, दिवाली के टाइम पर, और जलाकर आलू बम उस प्लास्टिक की बोतल में डाल देते हैं, और जब वो फटता है तो आपने देखा है ना, फटने के बाद उसके जो पार्ट, मतलब बोतल के जो पार्ट्स होते हैं वो इधर उधर बिखर जाते हैं, है ना। तो उसी तरीके से जो एकाकी परमाणु था हमारा यहाँ पे, ठीक है, एकाकी परमाणु का जो टेम्परेचर आसपास का बहुत ही ज्यादा था, इसका आकार सूक्ष्म था, जिस तरीके मतलब उसके कारण से क्या हुआ, इसमें ब्लास्ट हुआ और इसका जो है विस्तार होने लगा, ठीक है। और अभी भी हमारे ब्रह्मांड में, हमारे ब्रह्मांड का जो विस्तार है अभी भी होता ही जा रहा है, ठीक है। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित चीजें, थोड़ी थोड़ी चीजें आपको याद में रखना है, ठीक है। अब बात करते हैं स्टार फॉर्मेशन की, तारों का निर्माण, तारों के निर्माण की प्रक्रिया क्या थी। तो प्रारंभिक ब्रह्मांड में ऊर्जा व पदार्थ का वितरण समान नहीं था, तो घनत्व में आरंभिक भिन्नताएं से गुरुत्वाकर्षण बलों में भिन्नता आई, जिसके परिणाम स्वरूप पदार्थ का एकत्रण हुआ, ठीक है। यही एकत्रण आकाश गंगाओं के विकास का आधार बना, यानी कि आकाश गंगा जिसको हम गैलेक्सी बोलते हैं, ठीक है, आकाश गंगाओं को हम क्या बोलते हैं, ये जो आप देख रहे हो इसको हम क्या बोलते हैं, गैलेक्सी बोलते हैं, ठीक है। और हमारी गैलेक्सी का, हमारे सौरमंडल में जो गैलेक्सी है उसका क्या नाम है, तो हम उसको मिल्की वे बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मिल्की वे। तो आपको ध्यान रखना है कि इन्हीं का एकत्रण क्या कहलाया, आकाशगंगाओं को विकास का आधार बना, ठीक है। तो आप जानोगे ब्रह्मांड की उत्पत्ति की जब हम बात कर रहे थे तो मैंने आपको नेबुला परिकल्पना बताया था, जिसमें मैंने क्या कहा कि ये क्या होती थी, तो हाइड्रोजन मतलब बहुत सारी गैसेज और धूल के कणों का मतलब एक बादल निकला था, है ना। तो उसी तरीके से जब इसमें उन्हीं का एकत्रण आकाशगंगाओं के विकास का आधार बन गया, और एक आकाशगंगा असंख्य तारों का समूह होता है। आकाशगंगाओं का विस्तार इतना अधिक होता है कि उनकी दूरी हजारों प्रकाश वर्ष में, लाइट ईयर्स में मापी जाती है। तो यहाँ से आपको दो चीजें याद रखनी है, एक तो आकाशगंगा, आकाशगंगाओं को हम गैलेक्सीज बोलते हैं, और आकाशगंगा होती क्या है, तो आपको याद रखना है असंख्य तारों का समूह होता है, ठीक है। आकाशगंगा की कोई डेफिनेशन आपसे पूछे तो आप कहोगे असंख्य तारों का समूह, ठीक है, असंख्य तारों का समूह, ठीक है। असंख्य मतलब कि अनगिनत तारे आप उस आकाशगंगाओं में देखोगे। तो हमारे सोलार सिस्टम में, हमारे यूनिवर्स में जो आकाशगंगा है उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलते हैं गैलेक्सीज। और हमारी गैलेक्सीज का क्या नाम है, तो हमारी गैलेक्सी का नाम है मिल्की वे। तो ये चीजें, छोटी सी चीजें आपको ध्यान में रखनी है। और प्रकाश वर्ष को भी आप हाईलाइट कर सकते हो कि प्रकाश वर्ष क्या होती है, मतलब कि एक क्या आकाशगंगाओं का विस्तार इतना अधिक होता है कि उनकी दूरी को मापने के लिए, यानी कि प्रकाश के द्वारा जो दूरी मापी जाती है एक वर्ष के अंतर्गत, उसको हम प्रकाश वर्ष कहते हैं, ठीक है। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है आपका कि क्या आकाशगंगा का व्यास कितना होता है, 80,000 से लगभग 1,50,000 तक होता है, और प्रकाश वर्ष के बीच हो सकता है, ठीक है। तारों का निर्माण हाइड्रोजन गैस से बने विशाल बादल जिसे निहारिका कहते हैं। मैंने अभी आपको बताया कि नेबुला में क्या हमने पढ़ा था, गैसेस और धूल के कण, ठीक है। गैसेस में कौन कौन सी, तो आपको याद रखना है प्रारंभिक में कौन सी गैसेस अवेलेबल थी, हाइड्रोजन और हीलियम, ठीक है। तो इन हाइड्रोजन और हीलियम गैसेस के कारण एक बादल का निर्माण हुआ, ठीक है, विशाल बादल का निर्माण, जिसे हमने निहारिका नेबुला कहा। और इनके संचयन से, ठीक है, इनके संचयन से ही तारों का निर्माण माना गया है, ठीक है। निहारिका में गैस के झुंड विकसित होते हैं जो घने गैसीय पिंडों में बदल जाते हैं, ठीक है। यानी कि एक निहारिका में क्या होते हैं, बहुत सारे गैसेस के जो झुंड होते हैं, एक गुच्छे होते हैं, ठीक है। मान लो मैंने कहा कि एक गुच्छे में हाइड्रोजन हीलियम हो गया, दूसरे मतलब ऐसे बहुत सारे गुच्छे, ठीक है। तो निहारिका में गैसेस के झुंड विकसित होते हैं जो घने गैसीय पिंडों में बदल जाते हैं, जिनसे तारों का निर्माण होता है, जिनके द्वारा ही तारों का निर्माण माना जाता है, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है तारों के निर्माण से संबंधित क्या प्रक्रिया है, तो आप बताओगे कि तारों का निर्माण कैसे हुआ। तो निहारिका के अंतर्गत जो गैसेस थे ना, उन गैसेस में क्या हाइड्रोजन और हीलियम के द्वारा एक विशाल बादल का निर्माण हुआ, और वही विशाल बादल आगे चलकर गुच्छों के निर्माण में परिवर्तित हुए, और उन्हीं गुच्छों से हमने क्या करा, तारों का निर्माण किया, ठीक है। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखना है।
ऐसा माना जाता है कि तारों का निर्माण लगभग 5 से 6 अरब वर्ष पहले हुआ था। तो 1 लाइन 1 मार्क्स में आ सकता है, तारों का निर्माण कब हुआ था, तो आप बता दो ना, 5 से 6 अरब वर्ष पहले हुआ था। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे कि प्रकाश वर्ष की, अभी टॉपिक प्रकाश वर्ष का चल रहा था कि प्रकाश वर्ष को कैसे मापा जाता है। तो प्रकाश वर्ष से संबंधित कुछ तो क्वेश्चन है जो 1 मार्क्स में एग्जामिनर हमसे पूछ सकता है। तो आपको ध्यान रखना है क्या कि प्रकाश वर्ष दूरी का माप होता है, ना कि समय का। ये पहला पॉइंट आपको याद रखना है क्या कि जो प्रकाश, जो लाइट ईयर होता है वो दूरी का माप होता है, डिस्टेंस का माप होता है, ना कि समय का। ठीक है, दूसरा, प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी को हम प्रकाश वर्ष कहते हैं, यानी कि लाइट के द्वारा, ये जो आप सूर्य देख रहे हो, तो इस सूर्य का जो प्रकाश है, ये चीजें जो प्रकाश है, ठीक है, तो एक साल के अंतर्गत यहाँ से लेकर, इस प्रकाश से लेकर यहाँ तक की दूरी को हम क्या कहेंगे, प्रकाश वर्ष कहेंगे। तो यही दूरी मापी जाती है। तो प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी प्रकाश वर्ष कहलाता है। प्रकाश की गति कितनी होती है, तो इतने किलोमीटर सेकंड की ये प्रकाश की गति होती है। साथ ही साथ ये इसका एक प्रकाश वर्ष मतलब, ठीक है, और उसके बाद सूर्य और पृथ्वी के बीच की औसत दूरी इतने किलोमीटर की होती है। प्रकाश वर्ष के संदर्भ में 8.311 मिनट का टाइम ये मेंशन किया गया है। तो आपको ये सारी चीजें याद में रखना है। ठीक है, प्रकाश वर्ष से संबंधित कोई भी चीज अगर आपकी आए, ठीक है, यहाँ से आप देख सकते हो ये जो हमारा सूर्य है, और इस सूर्य से लेकर ये मतलब मान लो एक तारा हो गया, तो यहाँ से लेकर ये जो आप, ठीक है, तो यहाँ से लेकर एक साल तक के अंतर्गत, ठीक है, यहाँ से शुरू हुआ और एक साल के अंतर्गत जितनी दूरी तय की गई उसको हम प्रकाश वर्ष यानी कि लाइट ईयर कहते हैं, उसको हम लाइट ईयर कहेंगे। ठीक है, इतनी चीजें आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है। ठीक है, ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग प्लैनेट्स के बारे में, ग्रहों का निर्माण। तो देखो, ग्रहों का निर्माण, जब आपको मैंने अभी स्टार्टिंग में बताया था, ग्रहों के निर्माण से संबंधित परिकल्पना आपको मैंने समझाई थी कि हमारी जो पृथ्वी है वो कहाँ पर है, सौरमंडल के अंतर्गत है, सोलार सिस्टम के अंतर आती है। और सोलार सिस्टम के अंतर्गत उसका केंद्र क्या है। जब हम सौरमंडल की बात करेंगे तो हमें सूर्य के बारे में बात करनी पड़ेगी, हमें सूर्य को जानना होगा। और सूर्य क्या है, हमारे सोलार सिस्टम के केंद्र में स्थित है, बिल्कुल केंद्र में हमारा सूर्य आता है। सूर्य एक तारा है, ठीक है, और उस तारे के जो आसपास जितने भी ग्रह है, जितने भी ग्रह हमारे छोटे छोटे उपग्रह, उसके खगोलीय पिंड हो गए, तो उन्हीं सारी चीजों का हम ग्रह किस तरीके से निर्माण होता है उसको अभी हम जानने वाले हैं। तो ग्रहों के निर्माण की हम 3 अवस्थाओं को जानते हैं। आपको याद रखना है, ग्रहों से संबंधित कोई भी प्रश्न आपके एग्जाम में आए, आपको बताना है कि ग्रहों से संबंधित 3 अवस्थाएं हैं, ग्रहों के निर्माण से संबंधित 3 अवस्थाएं हैं। 3 अवस्था कौन कौन सी होती है, तो आप कहोगे क्या कि ग्रहों का निर्माण तारों से हुआ है, गुरुत्वाकर्षण बल के परिणाम स्वरूप। आरंभ में क्रोड का निर्माण हुआ, जिसके समय गैस और धूलकणों की चक्कर तस्करी विकसित हुई। ठीक है, मतलब वही चीजें आपको ध्यान में रखनी है क्या, हमारे सूर्य के पास से एक तारा निकला। ठीक है, पहली अवस्था आपको ध्यान रखनी है, हमारे सूर्य के पास से एक तारा निकला और उस तारे ने क्या करा, मतलब वो कौन सा तारा था, वॉन्डरिंग स्टार था। कौन सा तारा था, भटकता हुआ तारा था। आपको बैक मतलब पीछे की तरफ जाना है समझने के लिए। ठीक है, मैं यहाँ पे बताता हूँ कि ये हमारा सूर्य था, ठीक है, और हमारे इस सूर्य से एक भटकता हुआ तारा निकला, और इस तारे ने क्या करा, इस सूर्य के जो पार्टिकल्स थे एक शिगार के रूप में, ठीक है, एक शिगार के रूप में अपनी ओर आकर्षित किए। और यही ये तारा तो पास हो गया, लेकिन ये जो अवशोषित किए हुए जो धूल कण थे, जो गैसेस थे, ये गैसेस क्या हुए, सूर्य के चारों ओर, मतलब सूर्य के चारों ओर एक निश्चित कक्षा में कहीं ना कहीं विराजमान हो गए, जिन्हें हम आज की उसमें ग्रहों के रूप में हम उसको जानते हैं। ठीक है, तो ये चीजें आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, ठीक है, तो ये सारी चीजें इन तरीकों से ही हमारे ग्रहों का निर्माण हुआ था। ठीक है, तो पहली अवस्था ये हो गई। अब दूसरी अवस्था में आप क्या कहोगे कि दूसरी अवस्था में गैसीय बादल, दूसरी अवस्था में ठीक है, दूसरी अवस्था में गैसीय बादल के संघनन के कारण क्रोड के आसपास का पदार्थ छोटे गोलाकार पिंडों के रूप में विकसित हो गया, जिन्हें ग्रहाणु कहा गया। यानी कि ये जो पार्टिकल्स थे, ये जो पार्टिकल्स पास हुए, ये पार्टिकल्स आगे चलकर छोटे छोटे ग्रहों मतलब ग्रहाणु के रूप में विकसित हुए, और यही ग्रहाणु आगे चलकर ग्रह और छोटे छोटे उपग्रह के रूप में डेवलप हुए।
तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है, ठीक है। बाद में बढ़ते गुरुत्वाकर्षण के कारण, ठीक है, ग्रहाणु आपस में जुड़कर बड़े बड़े पिंडों का रूप धारण कर गए और यह ग्रह निर्माण की तीसरी और अंतिम अवस्था मानी जाती है, ठीक है। तो आपको ध्यान में रखना है कि हमारे ग्रहों का निर्माण की कितनी अवस्थाएं हैं, 3 अवस्थाएं हैं। पहली अवस्था में क्या, तो हमारे सूर्य के पास से एक वॉन्डरिंग स्टार निकलता है, एक भटकता हुआ तारा निकलता है। वो तारा क्या करता है, तो सूर्य के जो पार्टिकल्स होते हैं, जो गैसेस और जो डस्ट के कण होते हैं, उन चीजों को अवशोषित करते हैं और वो जो तारा जो निकलता है वो तो पास हो जाता है, लेकिन उस सूर्य के जो कण होते हैं वो आगे चलकर एक ग्रहाणु के रूप में, ठीक है, बहुत सारे पार्टिकल्स, लाखों के पार्टिकल्स मिलकर एक ग्रहाणु का निर्माण करते हैं और वो ग्रहाणु क्या करते हैं, आगे चलकर सूर्य के आसपास में मतलब एक निश्चित कक्षा में मौजूद हो जाते हैं जाके, और ग्रहाणु आगे चलकर ग्रहों के रूप में विकसित हो जाते हैं। किस तरह की, मतलब किस कारणों से होता है ये, तो गुरुत्वाकर्षण के कारण, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण, लॉ ऑफ ग्रेविटी के कारण, ठीक है। तो इन सारी चीजों को आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है, ग्रहों के निर्माण से संबंधित चीजों के बारे में। अब बात करते हैं हम लोग सौर मंडल का विकास यानी कि सोलार सिस्टम का, ठीक है। अब हम बात करेंगे अपने सोलार सिस्टम के बारे में। तो हमारे सौर मंडल में 8 ग्रह मौजूद है। आपको ध्यान रखना है कितने ग्रह है, 8 ग्रह है। सौर मंडल में जो हमारा सूर्य है वो एक तारा है, 8 ग्रह 63 उपग्रह है और साथ में साथ लाखों छोटे पिंड जैसे कि शुद्ध ग्रह, धूमकेतु और बड़ी मात्रा में धूल कण और गैसेज अवेलेबल है। तो सोलार सिस्टम की जब हम बात करेंगे, सौर मंडल की जब हम बात करेंगे, तो आपको ध्यान रखना है कि हमारे सौर मंडल में 8 ग्रह है। उस 8 ग्रह में जो सूर्य तो एक तारा है, साथ ही साथ 8 ग्रह के साथ 63 छोटे छोटे उपग्रह है और उनके साथ छोटे छोटे पिंड है, ठीक है। साथ ही साथ हमारे शुद्ध ग्रह, धूमकेतु, ये सारी चीजें वहां पर अवेलेबल है, ठीक है। यहाँ से आपको थोड़ी सी चीजें मतलब याद रखनी है क्या, कि इन 8 ग्रहों में बुध, शुक्र, मंगल और पृथ्वी भीतरी ग्रह कहलाते हैं, ठीक है। मतलब कि ये जो 8 ग्रह आप देख रहे हो, ठीक है, यहाँ पे इमेज में भी आप देख सकते हो, ये जो 8 ग्रह आप देख रहे हो, इन 8 ग्रह में हमारा जो बुध हो गया, शुक्र हो गया, मंगल हो गया और पृथ्वी, इनको हम भीतरी ग्रह कहते हैं। साथ ही साथ इनको क्या कहा जाता है, इनको पार्थिव ग्रह भी कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद आपको ध्यान रखना है अन्य 4 ग्रह या कौन कौन से, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, इन सबको हम बाहरी ग्रह कहते हैं, यानी कि इनको जोवियन अर्थात बाहरी ग्रह कहा जाता है। 1 मार्क्स में आ सकता है, आपको ध्यान रखना है। यू पूछ सकता है, देखो 1 मार्क्स में भी और बड़े मार्क्स में भी आ सकता है कि जोवियन ग्रह और पार्थिव ग्रह के बीच अंतर क्या होता है, डिफरेंस क्या होते हैं, ठीक है। साथ ही साथ बाहरी ग्रह और भीतरी ग्रह किसे कहते हैं, ये भी प्रश्न बन सकता है। 1 मार्क्स में ये भी आ सकता है कि मंगल कौन सा ग्रह है, बाहरी ग्रह है या भीतरी ग्रह है, ठीक है। ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपको ध्यान में रखने हैं। तो ये सारी चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट है सौर मंडल के बारे में, बेसिक इंफॉर्मेशन है जो कि आपको आगे चलकर भी आपको हेल्पफुल आपके लिए होने वाली है। अगर आप कंपटीशन की तैयारी करते हो तो यहाँ से भी प्रश्न आपके आ सकते हैं कि हमारे सौर मंडल में कितने ग्रह है, ठीक है, कितने उपग्रह है, साथ ही साथ भीतरी ग्रह किसे कहते हैं, ठीक है, बाहरी ग्रह किसे कहते हैं, पार्थिव ग्रह और जोवियन ग्रह के बीच डिफरेंस क्या होता है, अंतर क्या होता है। तो ये सारी चीजें आपको, तो ये चीजें इंपॉर्टेंट में कर लो आप, ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। साथ ही साथ आप ये भी ऐड कर लेना, अभी तक हम प्लूटो को भी एक ग्रह मानते थे, लेकिन अंतरराष्ट्रीय खगोलिक संगठन, ठीक है, अंतरराष्ट्रीय खगोलिक संगठन ने क्या कहा, अपनी बैठक में उन्होंने एक निर्णय लिया और इस निर्णय में ये बताया कि प्लूटो ग्रह नहीं है बल्कि एक बोना ग्रह माना जाएगा। तो आपको जनरल नॉलेज जीके के लिए आप याद कर सकते हो कि हम लोग प्लूटो को भी एक ग्रह मानते थे, लेकिन अंतरराष्ट्रीय खगोलिक संगठन ने अपनी बैठक में ये बताया कि भाई प्लूटो जो है ग्रह नहीं है, इसको हम बोना ग्रह मानेंगे। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है कि प्लूटो कौन सा है, एक प्लूटो बोना ग्रह है, ठीक है, प्लूटो को ग्रह की श्रेणी में नहीं रखा जाता है, ठीक है। साथ ही साथ आपको ध्यान देना है पार्थिव ग्रह, ठीक है, पार्थिव ग्रह और जोवियन ग्रह के बीच डिफरेंस क्या क्या होते हैं। तो डिफरेंस को हम एक बार जान लेते हैं। देखो, पार्थिव ग्रह को भीतरी ग्रह कहते हैं, पहला पॉइंट, पार्थिव ग्रह को क्या कहेंगे, भीतरी ग्रह कहेंगे, और जोवियन वाले ग्रह को हम बाहरी ग्रह कहते हैं। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। पार्थिव ग्रह सूर्य के बहुत समीप है, जहां अत्यधिक तापमान के कारण गैसें संगठित नहीं हो पाती है। तो पार्थिव ग्रह किसके पास है, हमारे सूर्य के पास है, आपको पता होगा, क्योंकि देखो सूर्य के पास क्या क्या है, पृथ्वी है, आपको पता है ना, पृथ्वी, क्योंकि सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक आता है, ठीक है। तो पृथ्वी के पास हमारा, सूर्य के पास हमारा पृथ्वी हो गया, तो इसका सूर्य का तापमान बहुत ज्यादा है, जिसके कारण जो गैसेस हैं वो आपस में संगठित
नहीं हो पाती है। जोवियन ग्रह सूर्य से बहुत दूर है, सूर्य से दूर होने के कारण यहाँ का तापमान जो है बहुत कम होता है, यानी कि टेम्परेचर जो होता है जोवियन ग्रह का बहुत कम होता है, क्योंकि सूर्य से काफी दूर है वो, ठीक है। उसके बाद सौर वायु सूर्य के नजदीक ज्यादा शक्तिशाली थी, जिस कारण पार्थिव ग्रह से ज्यादा मात्रा में गैसें उड़ाकर ले गई। इनका आकार भी छोटा होता है, लेकिन यह सूर्य से दूर है, इसलिए सौर पवन इतनी शक्तिशाली न होने के कारण यहाँ की गैसों को नहीं हटा पाई और इनका आकार भी बड़ा होता है। 4-4 पॉइंट आप दोनों में लिख सकते हो। अगर आपके एग्जाम में डिफरेंस करने को पूछा जाए, डिफरेंस का क्वेश्चन आए कि जोवियन ग्रह और पार्थिव ग्रह के बीच अंतर बताओ, ठीक है, तो आप 4-4 पॉइंट दोनों में लिख सकते हो, ठीक है। और उसके बाद हम बात करते हैं चंद्रमा के बारे में, ठीक है। देखो चंद्रमा की निर्माण की उत्पत्ति, ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि चंद्रमा पृथ्वी का अकेला प्राकृतिक उपग्रह है। आ सकता है क्वेश्चन आपके एग्जाम में कि पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन सा है, तो आपको बताना है चंद्रमा को, हाईलाइट कर लेना इंपॉर्टेंट में कि चंद्रमा को हम पृथ्वी का अकेला उपग्रह मानते हैं, ठीक है। 1838 में सर जॉर्ज डार्विन ने बताया कि शुरू में पृथ्वी और चंद्रमा तेजी से घूमते हुए एक ही पिंड थे। यह पूरा पिंड एक डंबल के आकार का, यहाँ पे इमेज दी गई है, इसको आप देख सकते हो, एक डंबल के आकार का था, यानी कि बीच से पतला था, किनारे से मोटा था, ठीक है। उस आकृतिक में परिवर्तित हुआ और अंत में टूट गया। उसके अनुसार चंद्रमा का निर्माण उसी से हुआ था, ठीक है। तो चंद्रमा की निर्माण, चंद्रमा की उत्पत्ति से संबंधित 2 थ्योरी हमें दी गई है, ठीक है। तो पहली थ्योरी क्या कहती है कि जो पृथ्वी और चंद्रमा मतलब दोनों एक ही साथ घूमते थे, ठीक है, एक ही पिंड थे इस तरीके से। और यहाँ से मतलब ये जो आप देख सकते हो इमेज में, यहाँ से जो अलग हुआ तो एक चंद्रमा बना और एक बना हमारा पृथ्वी, ठीक है। तो यहाँ ये चीज आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद आपको ध्यान रखना है क्या, एक हमारा था द बिग स्पेलिंग, ठीक है, द बिग स्पेलिंग सिद्धांत, ठीक है। अब इस सिद्धांत के अनुसार उत्पत्ति कैसे मानी गई, तो ये ध्यान में रखना है कि वर्तमान वैज्ञानिकों ने, उनका मानना था क्या कि चंद्रमा की उत्पत्ति एक बड़े टकराव से हुई। बहुत समय पहले मंगल ग्रह से 3 गुना बड़ा ग्रह पृथ्वी से टकरा गया, यानी कि मंगल जो ग्रह है ना हमारा, उससे भी बड़ा 3 गुना बड़ा ग्रह हमारी पृथ्वी से टकराया और टकराव के कारण पृथ्वी का एक भाग टूटकर अलग हो गया, ठीक है, जिसे हमने चंद्रमा का नाम दिया, ठीक है। और इसी टकराव से अंतरिक्ष में यह बिखर गया और यही हिस्सा वर्तमान में चंद्रमा कहलाता है। और इस टकराव को द बिग स्प्लिट सिद्धांत, ठीक है, द बिग स्प्लिट सिद्धांत भी कहा जाता है, ठीक है। तो वर्तमान वैज्ञानिकों ने क्या कहा कि पृथ्वी से क्या हुआ कि एक चंद्र मतलब हमारे मंगल से भी 3 गुना बड़ा ग्रह पृथ्वी से टकराया और पृथ्वी से टकराने के बाद पृथ्वी का ही एक भाग अलग हो गया टकराने से, और उसी को हमने क्या कहा, चंद्रमा का नाम दिया। तो ये चीजें आपको देखो इस इमेज में देख सकते हो, ठीक है। तो ये पृथ्वी था और पृथ्वी से एक भाग टकरा के अलग हुआ, ठीक है। ये जो पार्ट अलग अलग हो गए ना दोनों, तो एक चंद्रमा और एक हमारा पृथ्वी, इस तरीके से आप ध्यान कर सकते हो, ठीक है। अब बात करते हैं पृथ्वी का उद्भव। तो आपको पता होगा शुरू में, ठीक है, आपको मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था क्या पृथ्वी के बारे में कि शुरू में पृथ्वी गर्म और वीरान ग्रह थी। यहाँ पे आप देख सकते हो इमेज में, ठीक है, ये हमारी पृथ्वी थी। देखो कितनी गर्म है और कितनी वीरान, मतलब ऐसा लग रहा है कि बहुत ही ज्यादा हीट यहाँ से निकलने वाली है, बहुत ही गर्म, ठीक है। और जिसका वायुमंडल विरल था, हाइड्रोजन और हीलियम से बना हुआ था, मतलब पहले में, ठीक है, जब हम हिस्ट्री ऑफ अर्थ की बात कर रहे हैं तो पहले इसमें क्या था, इसमें सिर्फ हाइड्रोजन और हीलियम गैस अवेलेबल थी, है ना, हाइड्रोजन और हीलियम गैस अवेलेबल थी। लेकिन आज की पृथ्वी के वायुमंडल से बहुत अलग है, कुछ ऐसी घटनाएं घटी जिनसे पृथ्वी सुंदर ग्रह में बदल गई, ठीक है। क्या कहता है कि इस पृथ्वी से लेकर यहाँ तक की पृथ्वी आने में जो बीच की जो घटनाएं घटी हैं, वो कौन सी घटनाएं थी उसको हम अभी पढ़ने वाले हैं। साथ ही साथ यहाँ बहुत सा पानी, जीवन के लिए अनुकूल वातावरण उपलब्ध हुआ। तो ये सारी चीजें किस तरीके से हुई, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि पृथ्वी की जब भी बात आएगी तो आप कहोगे प्रारंभिक टाइम पे क्या पृथ्वी एक वीरान ग्रह थी, ठीक है। वीरान मतलब कि यहाँ पे कोई भी नहीं था, ना पानी अवेलेबल था, ना कोई भी जीव जंतु था, कुछ नहीं था, मतलब वीरान थी। यहाँ पे सिर्फ गैसेज अवेलेबल थी। कौन कौन सी गैसेज, तो आप कहोगे हाइड्रोजन और हीलियम गैसेज अवेलेबल थी। लेकिन अब इस पृथ्वी से लेकर अभी आप जो वर्तमान में जो आप पृथ्वी देख रहे हो, यहाँ पे आप क्या देखते हो, बहुत सारी हरियाली देखते हो, बहुत सारे गैसेज आप देखोगे अभी अवेलेबल है, हम लोग बहुत सारे लोग रहते हैं। तो इस पीरियड से लेकर यहाँ तक आने में इनके बीच का जो टाइम था, तो ऐसी कौन सी घटना घटित हुई कि हमारी पृथ्वी आज वर्तमान में
इतनी सुंदर दिखाई देती है। तो वो सारी प्रोसेस को अब हम डिस्कस करने वाले हैं कि बीच की घटनाएं क्या घटित हुई थी। ठीक है, उससे पहले आप जानो स्थल मंडल का विकास कैसे हुआ था। ठीक है, उससे पहले हम बात करेंगे स्थल मंडल के विकास की। तो क्या कहता है कि अत्यधिक ताप के कारण पृथ्वी आंतरिक रूप से द्रव अवस्था में रह गई। तापमान की अधिकता के कारण ही हल्के और भारी पदार्थ अलग अलग होना शुरू हो गए। ठीक है, आपको याद रखना है, मैंने क्या कहा था अभी कि पृथ्वी पहले वीरान थी और अभी कैसी है, अभी बिल्कुल हरियाली, मतलब बहुत ही बहुत सारे गैसेस अवेलेबल है, जीव जंतु अभी मौजूद है। तो ऐसा हुआ क्या, तो आपको याद रखना है क्या कि तापमान की अधिकता के कारण ही पृथ्वी के जो हल्के और जो भारी पदार्थ थे वो क्या हुए, वो अलग होना स्टार्ट हो गए। ठीक है, इसी अलगाव से आपको ध्यान देना है क्या, इसी अलगाव से भारी पदार्थ जैसे लोहा हो गया पृथ्वी के केंद्र में चले गए और हल्के पदार्थ पृथ्वी के ऊपरी भाग की तरफ आ गए। यानी कि आप पृथ्वी का जो भाग देखोगे तो ऊपरी भाग की तरफ मतलब हल्के पदार्थ चले गए और जो भारी थे वो पृथ्वी के अंदर आ गए, जैसे कि लोहा हो गया। समय के साथ साथ यह ठंडे हुए और ठोस के रूप में परिवर्तित हुए और अंत में यह भूपर्पटी के रूप में भी विकसित हो गए। ठीक है, अब भूपर्पटी क्या होती है तो उसको हम सर जानेंगे अभी। ठीक है, हल्के और भारी पदार्थों के अलग होने की प्रक्रिया को हम विभेदन कहते हैं। ये चीजें आपको थोड़ी सी यहाँ पर ध्यान में रखना है क्या, कि हल्के और भारी पदार्थ के अलग होने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, हम उसको कहते हैं विभेदन। तो आपके एग्जाम में आ सकता है 1 मार्क्स या 2 मार्क्स में कि विभेदन क्या होता है, विभेदन से आप क्या समझते हो। ठीक है, तो आपको बताना है क्या, हल्के और भारी पदार्थों के अलग होने की प्रक्रिया को हम विभेदन कहते हैं। ठीक है, देखो कुछ इस तरीके से ठीक है, पृथ्वी की भूपर्पटी के रूप में विकसित हो गए और हल्के भारी घनत्व वाले पदार्थों के पृथक होने की प्रक्रिया को हमने विभेदन का, यानी कि ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे यानी कि हमने इसको विभेदन का नाम दिया, ये आपको ध्यान में रखना है। साथ ही साथ चंद्रमा की उत्पत्ति के दौरान भीषण संकट, ठीक है, और उसके कारण पृथ्वी का तापमान फिर से बढ़ा और फिर ऊर्जा उत्पन्न हुई। आप अभी आज आपको चंद्रमा की उत्पत्ति के बारे में समझ में आया कि चंद्रमा की उत्पत्ति कैसे हुई थी। तो आपको पता होगा कि हमारी पृथ्वी से भी यानी कि मंगल ग्रह से 3 गुना बड़ा ग्रह क्या हुआ, पृथ्वी से टकराया और पृथ्वी से टकराने के बाद क्या, पृथ्वी का एक हिस्सा अलग हो गया जिसको हमने चंद्रमा का नाम दिया। ठीक है, अब यहाँ पे क्या कहता है कि पृथ्वी का मतलब वो जो ग्रह था जब पृथ्वी से टकराया तो पृथ्वी का जो तापमान था एक बार फिर से बढ़ा। ठीक है, तो पृथ्वी का तापमान फिर से बढ़ा और फिर से ऊर्जा उत्पन्न हुई और ये विभेदन का हमारा दूसरा चरण था। ठीक है, विभेदन की प्रक्रिया के द्वारा पृथ्वी का जो पदार्थ है अनेक परतों में अलग हुआ। ठीक है, अनेक परतों में अलग हुआ। पृथ्वी के धरातल से करोड़ तक की कई परतें पाई जाती है, यानी कि पृथ्वी के धरातल से हमें बहुत सारी परतें हमें देखने को मिलती है। यानी कि आप कहो लेयर्स के बारे में, पृथ्वी के जो लेयर्स होते हैं हमें लेयर्स बहुत सारे देखने को अभी मौजूद है। ठीक है, वो सारी चीजें हमें देखने को मिलती है। तो आपको लाइन टू लाइन समझना है क्या, सबसे पहले आप चंद्रमा की उत्पत्ति कब हुई, तो जब हमारे पृथ्वी से वो भारी मतलब जो भारी ग्रह था टकराया, चंद्रमा अलग हुआ। ठीक है, और उस टाइम पे पृथ्वी का टेम्परेचर फिर से हाई हुआ। ठीक है, अब जब पृथ्वी का टेम्परेचर हाई हुआ तो फिर से ऊर्जा उत्पन्न हुई और ऊर्जा उत्पन्न होने के बाद क्या हुआ, तो विभेदन की प्रक्रिया में पृथ्वी का जो पदार्थ था ना वो अनेक लेयर में डिवाइड हो गया, यानी कि अनेक लेयर्स जो परत होती है उसमें हमारे जो पदार्थ होते हैं वो विभाजित हो गए। ठीक है, जैसे आप कहोगे परपटी के बारे में, ठीक है, क्रस्ट जिसको हम बोलते हैं, हम मेंटल बोलते हैं, बाहरी कोर जिसे हम आउटर कोर बोलते हैं। ठीक है, आंतरिक कोर, इनर कोर जिसको कहा जाता है। ठीक है, तो ये सारी परतें यहाँ पर निकल कर सामने आई। ठीक है, तो आपको ध्यान देना है, कोई भी आपसे पूछे कि पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई तो आप बता सकते हो। सबसे पहले आप उनको ये बताना कि पृथ्वी की उत्पत्ति मतलब जो हल्के पदार्थ थे और भारी पदार्थों का जो अलगाव हुआ। ठीक है, उस प्रक्रिया को तो हमने विभेदन कहा। ठीक है, लेकिन वो अलगाव हुआ कैसे, आपको बताना है कि जब हमारे मंगल ग्रह से भी 3 गुना भारी ग्रह पृथ्वी से टकराया तो पृथ्वी का जो हिस्सा था एक अलग हो गया। ठीक है, उसको हमने चांद कहा, ठीक है, चंद्रमा कहा। लेकिन अब वो जो पार्ट अलग हुआ, चंद्रमा जो अलग हुआ, तो पृथ्वी में क्या हुआ, फिर से एक ऊर्जा उत्पन्न हुई। ठीक है, अब विभेदन की प्रक्रिया होगी तो फिर से एक ऊर्जा उत्पन्न हो जाएगी। ठीक है, तो ये चीजें आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अब बात करते हैं वायुमंडल व जलमंडल का विकास। ठीक है, इवेल्युएशन ऑफ एटमॉस्फेयर एंड हाइड्रोस्फेयर। ठीक है, अब वायुमंडल के विकास की पहले बात करते हैं तो पृथ्वी के वर्तमान वायुमंडल में नाइट्रोजन और ऑक्सीजन गैस अधिक मात्रा में पाई जाती है। अभी पाई जाती है, पहले क्या पाई जाती थी, हाइड्रोजन और हीलियम। तो आपको ध्यान देना है, पृथ्वी के वर्तमान में तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन है, लेकिन पहले क्या पाई जाती थी, तो हाइड्रोजन और हीलियम। ठीक है,
पृथ्वी के शुरुआती दौर में वायुमंडल में हाइड्रोजन और हीलियम गैस की अधिकता थी और सौर पवन के कारण ये गैस अलग हो गई, ठीक है। लेकिन अभी आप जानोगे तो अभी नाइट्रोजन है, ठीक है। तो हाइड्रोजन और हीलियम गैस अलग कब हुई? तो सौर पवनों के कारण, ठीक है। सौर पवन के कारण क्या हुआ, ये गैसेस जो है अलग हो गई पृथ्वी से। और पृथ्वी के ठंडा होने और विभेदन की प्रक्रिया से पृथ्वी के अंदरूनी भाग से बहुत सी गैसें बाहर निकली और इसी आज के वायुमंडल का उद्भव हुआ, ठीक है। यानी कि जो विभेदन की प्रक्रिया हुई थी, बाहरी पदार्थ अलग हो गए थे, हल्के पदार्थ अलग हो गए थे, ठीक है। यानी कि बाहरी पदार्थ पृथ्वी के अंदर आ गए थे और हल्के ऊपरी भाग में चले गए थे, ठीक है। तो इसी प्रक्रिया से बहुत सारी गैसेस जो है पृथ्वी से बाहर निकली। अब आप देखो, जैसे मैं कहूँ ये ज्वालामुखी है, ठीक है। अब ये ज्वालामुखी है, ठीक है। अब यहाँ से इसके अंदर से बहुत सारे पार्ट्स, बहुत सारे धूल कण पार्टिकल्स बाहर निकलते हैं, ठीक है। तो उसी प्रकार से जब विभेदन की जब प्रक्रिया हुई थी, पृथ्वी के विभेदन की प्रक्रिया हुई थी, तो बहुत सारी गैसेस जो है, ठीक है, बहुत सारी गैसेस बाहर आई, जिसमें से हमारा क्या था, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन भी था, ठीक है। उसके बाद पृथ्वी के भीतरी भाग से गैसों गैसों के पृथ्वी के वायुमंडल में जाने की प्रक्रिया का उत्सर्जन, हमने इसको उत्सर्जन का नाम दिया, ठीक है। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद पृथ्वी के ठंडा होने के कारण ये हमारा जलमंडल की डेवलपमेंट, इवैल्यूएशन ऑफ हाइड्रोस्फीयर है, ठीक है। तो पृथ्वी के ठंडा होने के कारण जलवाष्प का संघनन शुरू हुआ, ठीक है, वायुमंडल में। अब देखो आपको पता चल गया ना, पृथ्वी ठंडी किस प्रकार से हुई। पहले क्या थी, पृथ्वी बहुत वीरान थी, गर्म थी, कौन कौन सी गैसेस थी, हाइड्रोजन हीलियम था। अभी क्या है, अब हमारे पास पृथ्वी का जो पृथ्वी हमारी ठंडी हो चुकी है थोड़ी, ठीक है। अब रीजन क्या है, तो पृथ्वी जो हमारा जो विभेदन की जो प्रक्रिया थी, यानी कि हल्के और भारी पदार्थ अलग हुए, कब हुए, जब वो जो ग्रह हमारी पृथ्वी से टकराया था, ठीक है। तो ये सारी चीजें क्रम वाइज है, सीरियल वे में है। अगर आप समझोगे बहुत अच्छे तरीके से तो आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो मैंने आपको बताया ना कि पहले गर्म थी पृथ्वी, लेकिन अभी हम देखते हैं हमारे पास बहुत सारी हरियाली, ठीक है, बहुत सारी चीजें, हम बहुत सारी गैसेज अवेलेबल है पृथ्वी पर। तो इनके बीच की प्रक्रिया क्या हुई, तो इनके बीच में यही प्रक्रिया हुई थी कि एक ग्रह हमारी पृथ्वी से टकराया था, ठीक है, वो अलग हुआ, ठीक है। पृथ्वी का जो एक हिस्सा अलग हुआ जिसको हमने चंद्रमा कहा, और पृथ्वी के जो बाहरी और आंतरिक जो पदार्थ थे, ठीक है, हल्के और भारी जो पदार्थ थे, वो जो पदार्थ अलग हुए जिसे हमने विभेदन की प्रक्रिया कहा। तो उन सारी चीजों के कारण पृथ्वी के अंदर से बहुत सारी गैसेस बाहर आए, जिसके कारण पृथ्वी ठंडी भी होना स्टार्ट हुई, ठीक है। तो वायुमंडल में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड के वर्षा में घुलने से तापमान और गिरावट आई, जिससे अधिक संघनन और अधिक वर्षा हुई। ये चीजें आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। ये आप याद रख लेना कि पृथ्वी की उत्पत्ति के लगभग 50 करोड़ साल के अंतर्गत महासागरों का उदय हुआ था। ये उतना इंपोर्टेंट भी है नहीं, ठीक है। अब बात करते हैं जीवन की उत्पत्ति के बारे में। तो पृथ्वी की उत्पत्ति का अंतिम चरण कौन सा है, जीवन की उत्पत्ति। याद रखना है आपको, पृथ्वी की उत्पत्ति का अंतिम चरण, ठीक है, यानी कि जो हमारा ओरिजिन है हमारे अर्थ का, उसका जो लास्ट स्टेप कौन सा है, लास्ट प्रोसेस क्या है, तो ओरिजिन ऑफ लाइफ है, ठीक है। तो पृथ्वी की उत्पत्ति का अंतिम चरण है जीवन की उत्पत्ति। साथ ही साथ पृथ्वी का आरंभिक वायुमंडल जीवन के लिए अनुकूल नहीं था। आपको पता होगा कि पहले क्या थी, पृथ्वी पर बहुत सारी हाइड्रोजन हीलियम गैसेस थी, ठीक है। पृथ्वी एक वीरान ग्रह के रूप में थी, ठीक है, कुछ भी नहीं था वहां पे, ठीक है। और अब वैज्ञानिकों के अनुसार जीवन एक जटिल रासायनिक प्रक्रिया है, और यह समझा जाता है कि पृथ्वी पर जीवन 380 करोड़ वर्ष पहले आरंभ हुआ था, ठीक है। और एक कोशिकीय जीव विकास करके बहुकोशिकीय जीव बने, और इस प्रकार पृथ्वी पर जीवन का विकास हुआ। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये थी आज की हमारी वीडियो, ठीक है। क्लास 11th वाले बच्चों के लिए चैप्टर नंबर 2 पृथ्वी की उत्पत्ति एवं विकास, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इंटरेस्टिंग है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो सबसे पहले आज हमने क्या जाना, हमने जाना कि हमारी जो पृथ्वी है उसके उत्पत्ति से रिलेटेड दो हमने परिकल्पनाएं, दो अवधारणाओं को पढ़ा। एक हमारा था नेबुलर जो निहारिका परिकल्पना, दूसरी थी हमारी बिग बैंग थ्योरी, ठीक है। उसके बाद हमने स्टार फॉर्मेशन को पढ़ा। ग्रहों के निर्माण से हमने 3 अवस्थाओं को जाना कि ग्रहों के निर्माण की 3 अवस्थाएं होती है, ठीक है। साथ ही साथ हमने चंद्रमा की उत्पत्ति पढ़ा, जिसमें हमने ये जाना कि चंद्रमा जो था वो पहले पृथ्वी से ही जुड़ा हुआ था, लेकिन एक हमारे मंगल ग्रह से 3 गुना बड़ा ग्रह पृथ्वी से टकराया, और पृथ्वी से टकराने के बाद वो जो पार्ट था वो अलग हो गया, ठीक है। और जब वो पृथ्वी से टकराया तो पृथ्वी क्या थी, जब पृथ्वी के जो हल्के और भारी पदार्थ थे वो अलग हुए, विभेदन की प्रक्रिया जिसको हमने कहा अलग होने की प्रक्रिया, ठीक है। हल्के और भारी पदार्थों के अलग होने की प्रक्रिया को हमने विभेदन की प्रक्रिया कहा, ठीक है। साथ ही साथ आपको ध्यान रखना है कि पहले
पृथ्वी पर क्या था, तो पृथ्वी पर सिर्फ हाइड्रोजन और हीलियम गैसेज और धूल के पार्टिकल्स, ठीक है, धूल के कण, गैसेज के कण अवेलेबल थे और पृथ्वी एक वीरान थी। लेकिन वही प्रक्रिया जब विभेदन की प्रक्रिया हुई तो पृथ्वी में क्या हुआ, पृथ्वी के अंदर से बहुत सारी गैसेज निकलना शुरू हुई, जिसको और बाद में पृथ्वी बहुत अच्छे तरीके से, मतलब हम अभी देखेंगे वर्तमान में पृथ्वी में क्या बहुत सारे जीव जंतु, मतलब हरी भरी पृथ्वी हमारी हो गई थी। तो अब एक वीरान पृथ्वी से हरी भरी पृथ्वी तक के बीच के जो सफर, वो विभेदन वाली प्रक्रिया, आप उस पॉइंट को लिख देना, ठीक है। तो ओवरऑल एग्जाम के नजरिए से तो इतना ही अगर आपको समझ में आ गया होगा तो आप एग्जाम बहुत अच्छे तरीके से कर पाओगे, बहुत अच्छे तरीके से आप एग्जाम में आंसर बनाकर लिख सकते हो। तो इंस्टाग्राम चैनल को आप यहाँ पर फॉलो कर लेना, ठीक है, और वीडियो को अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, ताकि उनकी प्रिपरेशन, उनकी तैयारी भी अच्छे से हो जाए। और हम बहुत जल्दी हम चैप्टर नंबर 3 को शुरू करेंगे। तब तक के लिए आप सभी को बेस्ट ऑफ लक।